देश में एक साथ चुनाव, बड़ा सियासी दांव। इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इस पर मत रखने का मौका देंगे। एक देश एक चुनाव, क्यों सियासी तनाव? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी सरकार देश में चुनाव सुधार के लिए ऐतिहासिक बिल लेकर आई है। आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव पर बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसे लेकर तीखा विरोध भी किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे न केवल चुनाव खर्च में कमी आएगी, बल्कि बार बार चुनावी प्रक्रिया के झंझट से राहत मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर चोट और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया। अब इस पूरी बहस के बीच सवाल ये, आखिर एक देश एक चुनाव पर क्यों सियासी तनाव है? आखिर किफायती चुनाव प्रक्रिया से किसको दिक्कत है? इसी पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ विश्लेषण करेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर आज हुआ क्या है। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक बिल पेश किया। सरकार का तर्क है कि इससे न सिर्फ खर्च में कमी आएगी, बल्कि विकास भी तेजी से होगा, प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे चुनाव के फैसले के प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी और खर्च कम करने की बात गलत है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार। वोटिंग के बाद बिल लोकसभा में स्वीकार। बिल को स्वीकार करने पक्ष में 269 वोट, बिल को स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट। तो इस बीच लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया है, जिसे लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। वोटिंग के बाद स्वीकार बिल करने के लिए 269 वोट पड़े और अस्वीकार करने के लिए 198 वोट पड़े। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। समीर सिंह जी हमारे पास बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में सुधा मिश्रा जी भी होंगी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अशोक यादव जी आप ही से कर रहे हैं कि सरकार का तर्क है कि चुनाव खर्चों में कमी आएगी। बार बार एक चक्र बन जाता है, एक पूरा साइकिल बन जाता है। हर सवा साल डेढ़ साल में कोई ना कोई चुनाव हो रहा है। और भी बहुत सारी दलीलें हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ता है, सरकारी खर्चा बढ़ता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, मतलब इससे संघीय ढांचा नष्ट होगा, इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कैसे, समझाइए जरा। देखिए, लोकतंत्र को पैसों से नहीं तौला जा सकता। हमारे देश का लोकतंत्र जो है, अगर इसको पैसे से तौलेगी मोदी सरकार, तो ये कहीं न कहीं संविधान की मूल भावना पर ही हमला होगा। दूसरी बात आपने कहा, आप इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बनाया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और सत्ता का जब विकेंद्रीकरण होता है तो मुद्दों का भी विकेंद्रीकरण होता है। स्टेट लेवल के मुद्दे अलग, जिले लेवल के मुद्दे अलग, राष्ट्र लेवल के मुद्दे अलग, हर स्तर के मुद्दे अलग अलग होते हैं। उन मुद्दों पर जनता अपना वोट देती है। लेकिन इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में ये सारे इस तरह के क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर एक आवरण ढक करके मोदी सरकार एक पुलवामा टाइप का कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा होगा, या अब इसके आगे हम नहीं कुछ बोलेंगे, कि इस तरह का पुलवामा टाइप का एक इंसिडेंट के आड़ में वो चाहती है कि जिला से लेकर के पूरे हिंदुस्तान स्तर तक हर जगह भाजपा 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 हो जाए। लेकिन ये कहीं न कहीं इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उस ढांचे के खिलाफ है। दरअसल जो चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इस बात को हमारे श्रद्धेय नेताजी ने भी कहा था और देश भी जानता है। लेकिन चाइना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के बहुत ही अनुकरणीय है इन लोगों के लिए। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था, उसी तरह से आजीवन अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री या तानाशाह प्रधानमंत्री घोषित करने का एक टूल है वन नेशन वन इलेक्शन। और इसके आड़ में तमाम बातें कही जा रही।
खर्चे कम हो जाएंगे, प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा और न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन आप चाहते हो तो क्यों नहीं आज ही भारतीय जनता पार्टी सारी सरकारें भंग कर दे, मोदी सरकार को भंग करे, जितने राज्यों में सरकारें हैं सबको भंग करे और नए सिरे से चुनाव कराए। ठीक है। लेकिन समीर सिंह जी आपकी मंशा को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, और उसका कहना है कि लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है, कि आप लोग खर्चे में उसको क्यों तोल रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाएगा, आजीवन जो है वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं पीएम मोदी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो विपक्षी पार्टियां दलील दे रही हैं। देखिए आस्था जी, दो बातें कहूंगा। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन से देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी और देश के अंदर विभिन्न जो राज्य हैं उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के एक विजन के अनुरूप उन्होंने देश के अंदर पिछले दिनों में काम किया है। 14 से लेके आप 24 तक के उनके सरकार के कार्यकाल को देखेंगी 10 साल के, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए जिसमें विपक्ष के छोटे छोटे दल सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपने उद्देश्य है और अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए, तुष्टीकरण के लिए वो राजनीति करते हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश में मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, निरंतर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जनता के हित के फैसले, काम कैसे प्रशासनिक अफसरों को ज़्यादा करने को मिलेगा। अब प्रत्येक महीने में किसी न किसी राज्य का चुनाव होता है। आगे दिल्ली का चुनाव है, इसके पहले हरियाणा और जम्मू का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ, उसके पहले 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव। अगर प्रत्येक महीने 2 महीने पर चुनाव होता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं उनको काम करने का अवसर कम मिलेगा, प्रशासनिक मशीनरी को काम करने का अवसर कम मिलेगा। इस नाते पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने, उसमें दूसरे दलों, सहयोगी दलों के लोग भी थे और दूसरे दलों के लोगों के साथ उस कमेटी ने रिसर्च करके और एक दुनिया के देशों का रिसर्च करके और कैसे चुनाव में सुधार लाया जाए, कैसे, और समय समय पर होता रहा। आप देखिए TN शेषन ने जब EVM लाया था तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन हुआ था, चुनाव में रिफॉर्म किया था उन्होंने, जो विसंगतियां थी चुनाव की उसको दूर किया था और ये देश हमेशा इसको स्वीकार करता है और आगे भी चुनाव में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब ये छोटी छोटी मानसिकता के लोग कि साहब हम अपनी वाली करना चाहते हैं, गलत हो रहा, आज तक किसी ने EVM के बारे में, रोज रोना रोते हैं, जीतते हैं तो कहते हैं अच्छा है, हारते हैं तो कहते हैं खराब है। अभी अच्छा कहा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कि भाई जब आप जीतते हैं तो सवाल नहीं उठाते, हारते हैं तो सवाल उठाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बार बार, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कल विधानसभा के अंदर कहा, ठीक है समीर जी, कि भाई अगर मुस्लिम को अपनी जुलूस निकालने का अधिकार है तो हिंदू को भी। ठीक है, चलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, अभी उसी पर रहते हैं। हमें सुधा मिश्रा जी ज्वाइन कर चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुधा मिश्रा जी बताइए, सरकार का तर्क है जो अपने आप में सुनने में गंभीर भी लगता है कि खर्चे जो बार बार होते हैं वो कम हो जाएंगे, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं उनका एक अलग खर्च होता है, पूरा एक लॉजिस्टिक लगता है बार बार चुनाव कराने में। तो ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हो जाए और उसके बाद एक अंतराल के बाद निकाय चुनाव और बाकी के चुनाव साथ हो जाएं, तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी या संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा? ये जो तर्क आप लोग दे रहे हैं ये किस आधार पर दे रहे हैं? नमस्कार आस्था जी, सुनने में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसको जमीनी धरातल पे आप ले आते हैं तो वाजिब रूप में कैसे काम करेगा? अगर सच में इनका मन होता तो अभी कुछ दिनों पहले ही 2-3 राज्यों के चुनाव थे, सबको साथ में क्यों नहीं करवाया इन्होंने? जरा पूछिए इनसे, सारे उपचुनाव साथ क्यों नहीं कराएगा? इनको लगता है कि सब कुछ बेहतर है। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि अगर इन्हें लगता है कि खर्चे कम हो रहे हैं, जबकि बजट में आप जानती हैं आस्था जी, क्योंकि अभी प्रावधान नहीं है ना सुधा जी। नहीं, मैं प्लीज संशोधन हो जाएगा तो प्रावधान हो जाएगा साथ कराने हैं। नहीं, अगर देखिए होता क्या है, ये लोग उन प्रावधानों पे सिर्फ एक माहौल बनाते हैं, इनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ। मैं अपना पक्ष रख सकूं,
आस्था जी अपनी बात रखे, समीर भाई अपनी रखे, जितने लोग हैं उनके मत को सुना जाए और अगर एक मत भी विरोध में है तो उसकी बात का संज्ञान लिया जाए। ये लोकतंत्र कहता है, जहां पे व्यक्ति जो जन है उस जन से बना हुआ संगठन आगे काम करता है। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं, आप बताइए ना, अगर उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है और पूर्वी भारत है, ये जो संघीय हमारा ढांचा है, इनकी सभी चीजों को आप एक साथ कैसे कर पाएंगे? कोई आपके पास मॉडल है क्या? आपने कुछ बताया क्या? अभी आपको 27 का चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, हो गया, फिर अभी चुनाव बीते हैं हमारे केंद्र के, तो क्या ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके बारे में क्या आपकी राय होगी? जो नई सरकार बनेगी वो क्या करेगी? ये सब पे इन्होंने कब किससे डिस्कशन किया? इनका होता है उद्देश्य कोई भी एक गुफा छोड़ दिया जाए और उस पर लोग हो जाए, बाकी जो आज के मुद्दे हैं जिन पे सेशन में बात करना चाहिए उस पर कोई बातचीत नहीं होती। समीर जी आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी। अब कांग्रेस पार्टी की यह दलील है कि जहां मौका होता है वहां भी तो आप लोग साथ चुनाव नहीं कराते हैं। एक सेकंड प्रियंका जी, आपने ये जो सवाल उठाया है ये एक बार जरूर जाना चाहिए कि जहां मौका होता है, 4 राज्यों में चुनाव होने थे, क्यों नहीं साथ में कराए गए? आप कानून लाना चाहते हैं, आप संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन जहां मौका है वहां नहीं किया चारों राज्यों का चुनाव। नहीं आस्था जी, हम यही तो कानून लाना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका जी को यही नहीं पता है कि चुनाव निर्वाचन आयोग की परिधि में होती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, सरकार चुनाव की व्यवस्था करता है, चुनाव का फैसला करना, चुनाव के बाद सरकारी मशीनरी कैसे काम करेगी, सारे लोग, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और कांग्रेस के लोग ये भूल जाते हैं कि देश में संविधान का राज है, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं जो अपने हिसाब से काम करती, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सरकार के आधार पर काम नहीं करती। हम उनको व्यवस्था देने का काम करते हैं और सरकार व्यवस्था देने में कह रही है कि वन नेशन अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम ईवीएम की करेंगे, प्रशासनिक मशीनरी, और एक बार चुनाव होने में ये सारी विसंगतियां दूर हो जाएंगी। इस पर कमोबेश सब पार्टी को सहमत होना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, अभी 2024 के चुनाव में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या वहां भाजपा की सब जगह सरकार बन गई क्या? आप सब जगह सरकार बन गई क्या? कई बार ऐसे फैसले आते हैं कि उन्होंने कहा चुनाव भले ही अलग अलग हुए हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है उसके पीछे कोई रणनीति है, भाजपा की सरकार किसी और दल की सरकार बनती है। जी, आज मुझे आपका प्रश्न सुनाई पड़ा, मैं बस इस बात का उत्तर देना चाहती हूँ। ऐसे ही लोगों ने जो नोटों को बंद किया था, जो पैसे का जिन्होंने चेंजेस किए थे, कहा था कि ये चेंज होगा, काला धन जाएगा, पूछिए ना उसके बदलने के बाद क्या हुआ। ये लोग ऐसे ही नए नए चीजों को लेके आते हैं, लेकिन उसका क्या इफेक्ट हुआ देश पे, देश की जनता पूछती है, कोई उत्तर नहीं। जब नोटबंदी हुई थी, इनसे प्रश्न पूछे कि नोटबंदी का असर आज के समय पे क्या हुआ। 19 के चुनाव में आप हार गए, आप कहते थे नोटबंदी गलत है और जनता ने मोहर लगा दिया, उसका क्या असर हुआ, कोई इनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन ये लोग बैठ के रोज नए नए सगुफे जो काम कर चुके हैं उसका जो नुकसान देश झेल रहा है, इस पे कोई बात नहीं करता है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि अगर इसका असर नहीं होता है तो 100 दिन बाद ये कर लीजिएगा। कब उन्होंने उत्तर दिया? सब जनता के प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने। तो इस तरह से देश के लोकतंत्र पे आप लोग बार बार क्यों चोट करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कार्य करता है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। हाँ, समीर जी, उसके बाद मैं अशोक जी को चर्चा में लाऊंगी, बोलिए। आस्था जी, 19 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी नोटबंदी के बाद बुरी तरह पराजित हो गई। देश में माननीय मोदी जी पर जनता ने भरोसा व्यक्त किया। अगर हमारी सरकार की नीतियां इतनी खराब थी, चाहे वो 370 रही हो, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे गरीबों को किसान सम्मान निधि देनी रही हो, चाहे नौजवानों को सेना के जवानों को पेंशन देना रहा हो, देश के अंदर तरक्की की बात रही हो, अगर हमारी नीतियां खराब थी, मोदी जी की नीतियां खराब थी, तो कांग्रेस हाशिए पर क्यों है? जनता को उनको समर्थन करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों को जनता का समर्थन है, जनता उनके नीतियों को स्वीकार करती है और बार बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं बन रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। कहाँ स्पष्ट जनाधार है?
जनता जो विपक्ष के साथ खड़ी है वो दिखाती है। अरे आप 100 सीट नहीं जीत पाई, 100 सीट नहीं जीत पाई आप बताओ ना। 84 के बाद कभी आपको बहुमत मिला हो? 84 के बाद कभी आपको बहुमत मिला हो? राहुल गांधी के मरने के, राजीव गांधी के मरने के बाद, सॉरी, राजीव गांधी के मरने के बाद कभी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला हो तो बता दो। चलिए सही है, आप लोग इधर से उधर मत ले जाइए बात को। वन नेशन वन इलेक्शन पर ही रहते हैं। अशोक यादव जी, सरकार की दलील है कि बार बार आचार संहिता लगती है और इसके कारण जो विकास चक्र है वो रुक जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुनावी ड्यूटी फिर लगती है, फिर वो एक तरीके से विकास योजनाओं को लेकर या फिर कामकाज को लेकर एक अलग मोड में चला जाता है। चुनाव का खर्चा आता है। हाँ, तो ये इन चीजों का आप क्या तार्किक जवाब दे पाएंगे, मुझे बताइए। आपने भी सरकारें चलाई हैं, खर्च, जीडीपी, इन्फ्लेशन, हर चीज आप जानते समझते हैं। आस्था जी देखिए, जो पहला इनका तर्क है कि इलेक्शन रिफॉर्म, अगर इनको इलेक्शन रिफॉर्म करना होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं पलटते जिसमें सीजेआई उस इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में थे। इनको चूंकि लोकतंत्र को कुचलना था, इसलिए उन्होंने सीजेआई को हटा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। क्या ये इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का कदम था क्या? दूसरा, इन्होंने कहा बहुत खर्चे होते हैं। मैंने कहा कि लोकतंत्र को खर्चे से नहीं तौला जा सकता। अगर इतने खर्चे की चिंता है तो आपने 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को क्यों रिटर्न ऑफ किया? तो खर्चे की चिंता नहीं है, खर्चे की याद ले रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म की याद ले रहे हैं। और दूसरा चीज, एक लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर इनको इतनी इच्छा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव हो, तो क्यों नहीं एक देश एक कानून लागू कर देते सबके ऊपर। आस्था जी, आज इस देश में कानून है ना, लेकिन इसी योगी सरकार में एक विधायक अवधेश वर्मा, जिनको योगी जी के स्वजातीय अवधेश सिंह ने पीटा, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने, आज जो विधायक जी मुंह नहीं दिखा रहे विधानसभा में, कह रहे हैं कि हम किस मुंह से जाए विधानसभा में। आपकी सरकार। अच्छा, फिर एक बार आप लोग विषय को इधर से उधर ले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपको रोकूंगी। एक महत्वपूर्ण हमारे पास रिएक्शन आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसको बेवजह का विरोध बताया। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है। Right to democratic self-government, which is part of Article 14(19), and if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basic structure of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. समीर जी, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है। कल्याण बनर्जी भी इसी बात को कह रहे थे और असदुद्दीन भी इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो एक नेता की जिद के कारण हो रहा है। नहीं, देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट है, ये झूठ बोलते हैं। अब आप एक चीज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर कहाँ लड़ रही है?
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर, हरियाणा में कांग्रेस ने इनको एक सीट नहीं दी, मध्य प्रदेश राजस्थान में एक एक सीट नहीं पाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का इन्होंने समर्थन किया है। कल अगर आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा लड़ना है तो उसमें कौन रोक रहा है? पहले भी आप लड़े हैं, पहले भी विधानसभा लड़े हैं, पिछली 24 में भी लोकसभा लड़े हैं। कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो बड़ा परिवर्तन होना है मोदी जी के नेतृत्व में वो न होने पाए। कहीं ना कहीं ये बरगला रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है और देश की जनता समझती है। और हमें लगता है कि राजनीतिक दल भी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि जेपीसी में भेज के इसको कंसेंसस बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल इस पर तैयार होंगे और ये बहुमत के साथ पास होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है आपका कि विपक्ष का भी साथ मिलेगा, कंसेंसस बनाई जाएगी। सुधा जी। जी आस्था जी, आप लोग पूरी तरह से इसके प्रारूप को खारिज कर रहे हैं। अब सुझाव और सुधार की तो हमेशा जगह होती है, जैसा समीर जी कह रहे हैं कि जेपीसी के थ्रू कंसेंसस की कोशिश होगी और जरूर पास होगा ये। आप मुझे ये बताइए आस्था जी, सब कुछ बातें ठीक है, मैंने कहा ना कथनी और करनी का अंतर आपको देखना है तो पिछले 10 साल की सरकार को आप देख सकते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर सच में पूरे देश को एक साथ लेके चलना होता तो जिस तरह से इन्हें बातों पे, बिलों पे काम करना चाहिए, क्या होता है क्या? अभी इसके पहले भी हमारे भाई ने बताया, सपा की प्रवक्ता ने, कि किस तरह इसके पहले जो संविधान में सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ सही हो, इन्होंने सीधे जो सुप्रीम कोर्ट के जज का वहां पे होना होता था उसको खारिज कर दिया था। तो इनके ऐतिहासिक कह देने से ऐतिहासिक चीजें नहीं होती है। ऐतिहासिक करने के लिए आपको पूरे देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है और लोकतंत्र की रक्षा चंडीगढ़ वाले मेयर के चुनाव में नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम वो चीजें रखनी पड़ेंगी जो इस देश के लिए, भविष्य के लिए बेहतर हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। हर राज्य को संवेद लेते हुए, कहने को हम कुछ भी कहते हैं कि इतिहास रच रहे हैं, ऐतिहासिक है बिल, ऐतिहासिक बिल तो वो भी था, नोटबंदी का भी था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन क्या हुआ? इस देश की जनता ने किस तरह से, कितने लोगों की जाने गई, उसके बाद क्या निकला? वही सुनी बेटा सन्नाटा। तो इस देश में कुछ भी करना है, संघीय ढांचे को ध्यान रखना है। आप इस देश के संघीय ढांचे को कितना बचाना चाहते हैं, जितना बचाना चाहते हैं संभल में दिख रहा है। संभल में मंदिर जिसका है वो कह रहे हैं कि नहीं, कभी ऐसा नहीं था, हम लोग खुद बंद करके गए। ठीक है, ठीक है, विषय इधर से उधर न जाए, विषय इधर से। 8 बजे भी जुड़ेंगे आप लोग, 8 बजे भी जुड़ेंगे, संभाल के रखिए, करेंगे सारे विषय पर बात। अशोक जी, अब ये जो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इस बात में कितना दम है और क्या दलील है? कैसे खत्म हो जाएंगी? आपकी पार्टी तो लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, कैसे खत्म हो जाएगी? जिसका जनता साथ देगी वो कैसे खत्म हो सकता है? देखिए आस्था जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर बनी होती हैं और जब क्षेत्रीय मुद्दे, जब इस तरह का केंद्रीकृत चुनाव होगा, जब इस तरह का चुनाव होगा तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और जब क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे तो उस क्षेत्र की जनता का रिप्रेजेंटेशन भी एक तरह से गौण माना जाएगा और उस पार्टी का, जो पार्टी उस मुद्दे को उठा रही है, उस मुद्दों का क्या होगा? तो अगर आस्था जी इस तरह का अगर प्रक्रिया होगी, उस तरह की, सुन लीजिए, अरे समीर जी सुनिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय मुद्दे दोनों खत्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है जी? वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी ओनली मोदी पीएम, ये इनका हिडन एजेंडा है। समीर जी, घूम फिर बात वहीं आ गई कि हाँ, आजीवन पीएम रहने के लिए या कोई ऐसी व्यवस्था आप लोग क्रिएट कर दे रहे हैं जिसका कोई तोड़ ना हो किसी के पास और बार बार भाजपा ही चुन करके आ जाए, ये अंदेशा भी विपक्ष जता रहा है। देखिए आस्था जी, ये तो इनके दिमाग का फितूर है, इसको हम क्या कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और मैं तो समाजवादी पार्टी के मित्र को कहूंगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनो, आप क्षेत्रीय पार्टी क्यों बनना चाहते हो? आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़े हो, आप राजस्थान में लड़ो, आप बिहार में लड़ो, आप बंगाल में लड़ो, आप मध्य प्रदेश में लड़ो, आप दिल्ली में लड़ो, आप पंजाब में लड़ो, आप हरियाणा में लड़ो, आप जम्मू कश्मीर में लड़ो। आप क्षेत्रीय पार्टी क्यों बनना चाहते हो? आप क्षेत्रीय पार्टी क्यों बनना चाहते हो भाई? आप उत्तरांचल में लड़ते हो, आप राष्ट्रीय पार्टी बनो। आप कोई भी राजनीतिक दल अपने आधार को बढ़ाता है, अपने आधार को मजबूत करता है और ये नहीं रोता है कि हम जो है क्षेत्रीय पार्टी इस नाते खत्म हो जाएंगे। अरे कैसे खत्म हो जाएंगे? मैं बता तो रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव, कई राज्यों के चुनाव होते हैं जिसमें छोटे छोटे दल और राज्यों में भी
दूसरे की सरकार बनती है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है। जनता होशियार है, आस्था जनता जी, की समझदारी आस्था जी, पर बस 10 भरोसा सेकंड करिए। मुझे चाहिए। ठीक जनता है, को बोलिए। विश्वास मेरे पास 20 करिए। सेकंड मुझे जनता चाहिए। को हाँ, अशोक धोखा जी। मत दीजिए आप, जनता को बोलिए, धोखा बोलिए। मत दीजिए। मेरे पास 20 सेकंड जनता बचे को बस। धोखा मत देखिए दीजिए आस्था अशोक जी, जी। मैंने इसके अपने पहले भी कहा परिवार था, के लिए, मैंने इसके पहले भ्रष्टाचार कहा को था कि बचाने जिस तरह के से लिए आपको जनता याद को होगा ठगिए मत। 2019 का लोकसभा चुनाव, एक पुलवामा का अटैक होता है या करवाया जाता है, उसी की आड़ में सारे चुनाव ये लोग निकालना चाह रहे हैं। यही इनकी मंशा, यही इनकी ठीक है, नियति चलिए है। विपक्ष लेकिन अपनी अब तरफ ऐसा से हो तर्क नहीं दे रहा। रहा है। देश के जवानों सरकार का इस बिल तो को सम्मान ऐतिहासिक करो। बता रही है। कुल देश मिलाकर के आज जवानों पार्लियामेंट का में तो इसको सम्मान टेबल करो। किया गया है। केंद्रीय कानून आप मंत्री देश अर्जुन के राम जवानों मेघवाल ने के- इसको संसद के पटल पर रखा है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार का तर्क है कि इससे न सिर्फ खर्च में कमी आएगी बल्कि विकास भी तेजी से होगा, प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष इसका विरोध करते हुए कई तरह के तर्क गढ़ रहा है।